ये सीक्रेसी की बात बताइए, किसी को पता ही नहीं था कि आपने सीक्रेटली शादी की और उसके बाद धूमधाम से रिसेप्शन किया। ये सीक्रेसी की बात बताइए, क्यों और कैसे? अब मम्मी पापा का पसंद था और उन लोगों ने डेट डिसाइड कर दिया। पसंद अरेंज मैरिज था आपका? हाँ। अच्छा। तो हम लोग को तो मतलब मम्मी डिसाइड कर दी डेट। अब सब चीज़ शेड्यूल था। तब तक इधर से हमारी बदनसीबी की पाकिस्तान जैसा पड़ोसी मिला हुआ है। किसी को क्या पता, कोई भी चीज़ें काफ़ी पहले से शेड्यूल रहती है। इधर ये किया, यहाँ पे तो हमारा था कि भाई सबसे पहले राष्ट्र होना चाहिए, दिस इज़ नॉट राइट टाइम। लेकिन क्या होता है कि कोई चीज़ें पहले से डेट हो जाती हैं फिक्स चीज़ें, तो उसको भी पीछे हटना थोड़ा सा अटपटा लगता है। तो उसी बीच में चुपचाप से कर लिए थे हम लोग। हालांकि पहले से था कि मतलब एकदम सादगी से करना है, बाद में रिसेप्शन दे देना है। पर कैसे हुआ कि लोगों को पता ही नहीं लगा? पटना में हुई ना शादी आपकी? नहीं, किसी को नहीं पता है कहाँ हुई थी। ओह, ये भी सीक्रेट है। मतलब ये तो वो नूर खान एयरवेज वाली बात हो गई, किसी को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, क्या रखा हुआ है। तो अभी देखिए, नीट का पेपर लीक हो जाता है, बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है। हमको ये नहीं समझ में आता, मेरी शादी लीक नहीं हुई, इनका पेपर कैसे लीक हो जाता है? हाँ। शादी में तो उतने लोग होते हैं। आपको आउटसोर्स करना चाहिए था ना खान एकेडमी को। तो उन लोग को पता नहीं क्यों ऐसे हो जाता है। उन लोग, हमारा तो कहीं से नहीं हो, इवन कि ड्रोन ना हो, मतलब एक चीज़ का डर था कि कहीं ड्रोन से ना रिकॉर्ड हो जाए, तो ऊपर से भी कवर करा दिया गया था जहाँ पे आपका निकाह हो रहा था। हाँ। क्या लगाया आपने? टेंट लगाया? हाँ, वो सारा चीज़ें वो पैक कर दिया गया, कंप्लीट पैक टेंट। तो लोगों ने क्या सोचा फिर कि क्या मतलब बारात निकली होगी, कुछ तो निकला होगा? कैसे आप गाड़ी में गए, कैसे गए आप? तो नॉर्मल जैसे सब गए, गाड़ी से ही गए थे वहाँ पे। हाँ। बट किसी को पता नहीं लगा था कि क्या है क्या नहीं। हाँ। इवन जिसका जगह था ना, जिसकी प्रीमिसेस हम लोग यूज़ कर रहे थे, उन्हें भी नहीं पता था। निकाह के बाद पता चला कि यहाँ खान सर का निकाह हुआ है। ओह। पर फिर जब आपने तय किया कि ऐसे सीक्रेसी में शादी करनी है, तो आपकी जो अब वाइफ बनी है वो अग्री कर रही थी? क्योंकि जिंदगी में एक बार शादी होती है, धूमधाम से सब करना चाहते हैं। हाँ, ये इस मामले में तो हम मतलब ठीक है, लकी मानते हैं। क्योंकि जो चीज़ बोले उसमें वो एग्री हो गए कि नहीं ठीक है, प्राइवेसी के हिसाब से, सिक्रेसी के हिसाब से करना चाहिए। और उनका भी कहना था कि नहीं, अभी चूँकि युद्ध का समय चल रहा है, देश में हुआ है, और इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत देश पे फोकस्ड होनी चाहिए इंसान की, तो ये चीज़ें उचित नहीं है। तो हम लोग तो इसी था। फिर हम लोग को लगा कि युद्ध अब हो जाए, कब हो जाए, इसलिए हम लोग ने रिसेप्शन को छोड़ ही दिए थे लोग कि भाई रिसेप्शन जब होगा देखा जाए, युद्ध बाद होगा रिसेप्शन। बट इधर देखे कि युद्ध का प्लान ही नहीं है इन लोगों का। तो बच्चों को नहीं बताया आपने? किसी को नहीं पता था? किसी को नहीं पता था। आपने छुट्टी कितने दिन की ली? छुट्टी नहीं ली। फिर तो रिसेप्शन, जिस दिन रिसेप्शन था उस दिन भी क्लास था, शाम में रिसेप्शन था, सुबह क्लास था। छुट्टी नहीं ली आपने? अच्छा, नोबडी नोज कि आपकी वाइफ का पूरा नाम क्या है, क्या करती हैं, क्या बता सकते हैं? नहीं मैम, थोड़ा सा इसको नहीं बताया, क्योंकि किसी भी लेडीज़ का अपना एक आइडेंटिटी होता है। वो अपना काम अच्छे से करें, अपने ऑफिस में जाएं, अब उनके काम के बदौलत लोग उन्हें जाने, न कि इस वजह से कोई जाने कि खान सर की वाइफ है। तो ये एक पर्सन, किसी का भी अपनी मेहनत से कमाई हुई कोई चीज़ें होती है, मेहनत से पहुंचा हुआ मुकाम होता है, तो उसमें किसी को भी अच्छा लगता है। किसी दूसरे का नाम जब जोड़ दिया जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। कल को फिर कोई कहेगा कि आप यहाँ पहुँची इसलिए कि आप इनकी वाइफ हैं। तो हमें लगता है कि इंडिविजुअलिटी अच्छी रहनी चाहिए किसी की भी। पर शादी का मतलब ये नहीं होता कि दो इंडिविजुअल्स एक साथ हो जाते हैं तो फिर ज़िंदगी एक साथ बितानी है, तो दोनों के जो प्लस एंड माइनस आ जाते हैं ना एक दूसरे के? नहीं, हाँ, वो तो होते हैं, तो पर्सनल लाइफ में होते रहते हैं, सब में एकदम। हम अपने टीचिंग में हम हैं, वो अपने काम में हैं, हम उनमें इंटरफेयर नहीं करते। हमने जहाँ हम दोनों की ज़रूरत रहती है एक दूसरे के साथ रहते हैं। हाँ। और रिसेप्शन हुआ, सब आए, वीआईपीज वगैरह सब आए, और फिर वो भी बवाल मचा कि घूंघट ओढ़ा था आपकी वाइफ ने, और फिर किसी ने घूंघट को हल्का सा ऊपर किया तो फिर सबने कहा कि देखो देखो देखो, खान सर जो है विमेन इमेंसिपेशन की बात करते हैं, विमेन राइट की बात करते हैं, और घूंघट ओढ़ा हुआ है। तो मैम, ये हम घूंघट को लेके जब रिसेप्शन हो रहा था तो हमने बोला था उनसे कि देखिए आप, ये वाइफ का ही मेरे डिसीजन था कि हमको घूंघट में, क्योंकि उनका कहना था कि बचपन का शौक है मेरा कि हर लड़की का सपना होता है कि वो दुल्हन बने तो घूंघट, उतने भीड़ में घूंघट, दुल्हन की अलग पहचान क्या होती है, क्योंकि रिसेप्शन में तो सब सज धज के आए होते हैं, तो दुल्हन की पहचान क्या। हम कहें कि लोग फिर हमको बोलेंगे, तो कहें कि नहीं नहीं, मेरे बचपन का शौक है हमारा ये घूंघट।
तो हम समझाएं उनको, अब कोई कितना ही समझाएंगे, लेकिन वो जिद पे अड़ी थी कि नहीं हमको ऐसे ही रहना है। तो हम कहे ठीक है भाई चलिए, तो लेकिन हम बोले थे। आपको बुरा लगा जब लोगों ने ऐसे बोला कि नहीं, अब लोगों के हिसाब से देखिए, एक हम लोग गांव से आए हैं, तो हमारे गांव में एक कल्चर होता है, हम गांव नहीं छोड़ सकते हैं। शहर में आने का मतलब हम गांव नहीं छोड़ सकते हैं। तो हमारे यहाँ गांव का कल्चर होता है, मुंह दिखाई के लिए नेक दिया जाता है। तो जो औरतें होती हैं या जो छोटे होते हैं उम्र में, वो मुंह दिखाई नेक देते हैं। लेकिन जो भसुर होते हैं, जो बड़े होते हैं एज में, आज भी ना मेरी मम्मी भी मतलब जो भसुर में आते हैं तो वहाँ पे भी थोड़ा सा ऐसे कतरा के निकल जाते हैं लोग। तो थोड़ा सा वो गाँव वाला चीज़ रहता है कि भाई उसमें तो सीनियर भी आएंगे एज में, और कुछ जैसे गवर्नर सर तो एकदम मतलब पिताजी के एज के आएंगे वहाँ पे। तो वहाँ पे एक ठो गाँव वाला भी कल्चर रहता है। और हमारी भारत की संस्कृति थी, इसमें ना कोई किसी रिलीजियस संस्कृति से तो थी नहीं यहाँ। ये तो एक इंडिया की कल्चर थी। हालांकि हम समझाए थे, लेकिन होता है क्या कि हम थोप नहीं सकते ना अपनी चीज़ों को, नहीं आप ऐसे मत कीजिए। उनका शौक था घूंघट करने का, तो अब वो करियर वाली हैं, मतलब वो काम पे जाती हैं। ये नहीं तो काम पे क्या, हम घूंघट लगा के थोड़ी जाते हैं। रसोई कौन संभालता है, आप कि दोनों साथ में? हमें खाना बनाने नहीं आता है, मम्मी और वो। अच्छा, हाँ, साथ में रहती है ना आपकी माँ। अच्छा, दैट्स नाइस। और पर आपका जो रिसेप्शन था, सब वीआईपीज आए हुए थे, सब साथ में खड़े थे, और अलग अलग पार्टियों से भी लोग आए थे, पॉलिटिकल पार्टीज जो थे वो तेजस्वी भी थे और बाकी लोग भी थे। तो सेलिब्रिटी हो गए आप तो। हम तो एक शिक्षक हैं, अब हमको मतलब इंसान को थोड़ी समझ में आता है कि हम तो शुरू से ही एक पढ़ाने का काम किए हैं, और जो भी रहा कोई टॉपिक है, कोई इशू है, तो उस पर बताते रहते हैं हम यहाँ पे। हाँ, रिश्ते सबसे रहते हैं, और सबको कोशिश किए बुलाने के लिए। अब एक हफ्ता पहले ही हमने सबको लगभग प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए लास्ट के एक हफ्ते हमने बुलाया था। तो आई थिंक कि कुछ लोग छूट भी गए होंगे, अक्सर हो जाता है, कई बार घर के बगल का आदमी छूट जाता है। नाराज हो गए तो कुछ लोग की नाराजगी आई, तो और कुछ लोग, होता है ये ह्यूमन एरर हो जाता है। इतने भीड़ में 10,000 लोगों को जब आप बुलाएंगे तो कोई ना कोई तो हो जाता है। पर ये ट्यूशन में भी होता है ना कि अगर आप किसी स्टूडेंट को ना लें अपने क्लास में, या फिर कोई बाहुबली आके कहे कि मेरे बच्चे को ज़्यादा टाइम दो, वक्त दो, इसको ज़्यादा पढ़ाओ, प्राइवेट ले लो इसका अलग से, ये भी तो होता होगा ना आपके साथ? ये स्कूलिंग लाइफ में होता है, स्कूलिंग इसमें, कोचिंग उसमें नहीं होता है। कोचिंग में दबंगई चलती है कि मेरा बच्चा आके गुंडई करेगा, आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, ये वाला होता है। तो हम कहेंगे गुंडई करेगा तो गुंडई हम भी करेंगे। मेरा क्लास है, हमसे ज़्यादा गुंडई कौन करेगा? तो इसलिए पहले होता था बहुत। तो अब तो धीरे धीरे हमें भी समझ में आ गया कि ये मतलब ज़्यादा उस लेवल के नहीं है, थूर देंगे तो ये भी शांत हो जाएंगे लोग। तो फिर ये बोलते हैं कि फ्रंट बेंच पे बैठेगा, पीछे नहीं बैठेगा मेरा बच्चा। हाँ। ये सब गाड़ी में आएगा, वो गाड़ी उड़ी में तो आते रहते हैं, थोड़ा धमकाते रहते हैं। तो शुरू में ना हमको लगा था, ये जब स्टार्टिंग किए थे तो बहुत सारे लोग ऐसे धमकी देंगे कि मैं यहाँ करूँगा। हमें लगता था कि ये लोग बहुत बड़े घर से आते हैं। पर एक बार आदमी एक लेवल तक बर्दाश्त करता है, बर्दाश्त करते करते जब उब गए ना, तो इन लोग को धोना चालू किया। हम लोग भी बदमाशी करते तो हम लोग भी थूर देते थे। फिर केस वगैरह करके जब घर गए लोग, तो इनके घर खाने को नहीं था। मतलब वहाँ पर घर में खाने को ठीक नहीं है, बाप फटा चप्पल पे घूम रहा है, और घर में एक सेकेंड हैंड साइकिल है, पटना में आके धुआं कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब इस लेवल की चीज़ें हैं वहाँ। पर फिर भी तमंचा लेके घूमेंगे, भाड़ा पे चलाने की भी क्षमता नहीं है। तो उब गए हम लोग ये सब चीजें देख के। अब कोई तमंचा लेके आता तो जिससे लगता है रुमाल लेके आया है। सबके पास होता है। पर क्या अभी ऐसे होता है? हाँ, होता रहता है। जंगल राज जो कहते थे लालू जी के वक्त का, सबने सुना कि वो सब खत्म हो गया था, सिर्फ कुछ इलाकों में है। पटना में भी है अभी भी? नहीं, अब तो पटना ये सब चीजें बहुत कम हो गई हैं, लेकिन मन बढ़ई जो है ना वो बहुत ज्यादा है। मतलब थोड़ा सा कुछ होगा कि ऐसा भाषा, मतलब बोलेगा ना, एक हम आपको बताते हैं, रात को 11 बजा था तो कोचिंग वगैरह सब क्लोज करके हम लोग टहल रहे थे। बट एक ना वो रिक्शा वाला जा रहा था, उसके बगल से एक तेज स्कॉर्पियो वाली गई, साइकिल था या रिक्शा था उसका आपको ध्यान नहीं है, वो गिर गया बेचारा, तेज स्कॉर्पियो से गया। हम लोग उठाएं उसको सिंपैथी के नाम पे, बेचारा को कोई चोट तो नहीं लगा वहाँ पे, उसको चोट नहीं लगा था, वो गिर गया था। उठ के कह रहा है कि मेरा आदमी इसको उठा लेगा।
मतलब वो उसको अलार्म के तू उठ जा भाई, पहले तू उठ जा, क्या मेरा आदमी इसको उठा लेगा, धुआं धुआं कर देंगे इसको मार के। जानता नहीं मैं कौन जानता हूँ। नहीं होंगे तू अपना वो सेकंड दिल्ली से गया होगा सर। ये तो वो दिल्ली की बातें होती है कि हाँ तुम जानते नहीं हो हम कौन है, हमारा बाप कौन है। ये चीज़ें बहुत ख़राब होती है। हाँ। एक जो एटिकेट्स हैं ये चीज़ें, इससे क्या होता है ना कि किसी भी जगह का बिजनेस ख़राब होता है, और कहीं पे अगर बिजनेस ख़राब हुआ तो वो स्टेट या वो जगह आगे नहीं जा सकता। बिजनेसमैन एक ऐसे चीज़ होते हैं ना जो दूसरे को रोज़गार देते हैं, दूसरे से कुछ नहीं मांगते हैं, और जगह अगर ये बिजनेस डिस्टर्ब हो जाता है तो सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप ये कह रहे हैं इस वक्त हिंदुस्तान में बिजनेसमैन को गालियां ही पड़ती है ना, जो बड़े उद्योगपति हैं, कि ये है ना। अब आपने भारत में देखा ना होगा। हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन जो अमीर बन जाता है लोग उससे नफरत करने लगते हैं। हाँ। पता नहीं क्यों। और कामयाब, मतलब हर इंसान तो मेहनत ही करना चाहता है यहाँ पे। तो कुछ लोग हैं जो गलत तरीकों से पैसे कमा लिए, वो गलत है, बट जो ईमानदारी से काम कर रहा है उसके लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पे। अगर किसी ने करोड़ों टैक्स दिए हों और अगर वो एक छोटी सी दवा के लिए अगर मर जाएगा तो कोई उसे पूछने नहीं आएगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए कलेजा चाहिए होता है, गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन कराने के लिए बहुत कलेजा चाहिए होता है, ताकि हम अपनी आंखों से देख रहे होते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। हम भी कुछ दिन पहले, आई थिंक कि दिसंबर की बात है, बीपीएससी को लेकर प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो वहाँ कुछ बच्चे बीमार पड़ गए थे, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट थे, कई दिन से वो खाना नहीं खाए। तो हम लोग जब देखने गए वहाँ पे, तो उनको जो बेड पे वो लेटे थे ना, तो उन पे तकिया नहीं था, तो पानी बोतल लगाए हुए थे। हम बोले कि इनको तकिया दे दीजिए, 40 मिनट बाद तकिया आया। 40 मिनट, 1 घंटा को इंतजार करके तकिया लगाने के, मरीज है उसको तकिया नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें गड़बड़ होती जा रही हैं यहाँ पे। तो बिजनेस को बढ़ावा नहीं देने का ये किसको, गवर्नमेंट सबको तो रोजगार दे नहीं सकती है, तो एटलीस्ट बिजनेसमैन को दीजिए, वो 10 लोगों को रोजगार देगा। रोजगार की बात जो है उसकी वजह से बिहार में पलायन भी बहुत होता है, और वो बदला नहीं है। वो जो इंडस्ट्री आई नहीं अभी तक बिहार में। देखिए, बिहार को सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया गया, मतलब बिहारियों को सबसे ज़्यादा। जैसे छोटे बच्चों को कैसे आदमी 10 रुपये का चॉकलेट दे के, बाबू चंदा मामा दूर के, ये देखो यही बेवकूफ़ बनाया गया। बिहारियों को ये कह के बेवकूफ़ बनाया गया कि यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है। कौन सा नॉर्वे में इंडस्ट्रीज लगी हुई है? दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में है सब, आइसलैंड में, स्कैंडिनेवियाई देश सबसे खुशहाल है, बट वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे नहीं जा रहे हैं। अरे 12 करोड़ की आबादी है, आप अपने कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी बना सकते हो। क्या जरूरत है आपको अमेरिका को एक्सपोर्ट करने की? वहाँ पे फूल जो आता है बनारस से आता है। भाई साहब, खेती वाले राज्य हो, तुम्हारा फूल बनारस से आ रहा है, बढ़िया मिठाई बनारस से आ रहा है। कम से कम जो ज़रूरत के, ब्रेड यूपी से सप्लाई हो रहा है, बिस्किट सप्लाई हो रहा है, अब पेप्सी का प्लांट लगने गया, तो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही बना ले लोग, तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। तो लेकिन एक दूर का सपना दिखाइए ताकि पास में किसी को समझ में ना आए। तो वहाँ बिहार में सबसे बड़ी जो कमी है वो वहाँ के लोगों के पास पैसे नहीं है, और पैसा बहुत मायने रखता है किसी के लिए। अगर कोई किसी के होटल है, वहाँ पे सारा मेहनत एक कारीगर का होता है जो नीचे किसी किचन में बैठ के काम कर रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो होटल के वो कारीगर का काम कर रहा है। जिस दिन उसके पास पैसे आएंगे वो अपना होटल खोल लेगा। सारा खेल पैसे की चल रही है यहाँ पे। सैलून की दुकान पे कोई बाल काट रहा है, उसके पास पैसे आएंगे, वो अपना खोल सकता है। तो वहाँ पैसे का अभाव तो है। कैसे होगा ये फिर? कैपिटल देखिए, सरकार को कुछ या कोई एजेंसीज को पब्लिक को कैटर करना चाहिए, उनको वेल ट्रेंड देना चाहिए, फिर उनका एक एग्ज़ाम लेना चाहिए जो प्रैक्टिकल बेसिस पे हो और थ्योरी बेसिस पे हो। जब वो पास हो जाएं, उस लेवल के आ जाए कि इनके पास ये जानकारी हो गई। जैसे सपोज कीजिए कोई गाय पालना ही चाहता है, उसको पता ही नहीं है कि 30 लीटर पानी पिएगी तब जाके 10 लीटर दूध देगा। उसको 30 लीटर पानी उसको समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ पे उसको छोड़ दिया है वैसे ही कि कब उसको कैल्शियम देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, उसको कोई आइडिया नहीं है, पाले जा रहा है वो। कोई भी चीज़ बिजनेस खराब कर रहा है वहाँ पे। तो जब उसके पास चीज़ें आ जाएं, उसके पास नॉलेज आ जाए, तो उसको आप एक लोन के फॉर्म में दीजिए, और लोन पैसे के रूप में न दीजिए। जिस चीज़ के लिए वो लोन दे रहा है, एक पूरी एजेंसी हो, वो चीज़ उसको प्रोवाइड कराई जाए उस बिजनेस में, ताकि वह तो एक तो वहाँ के लोगों का पैसा नहीं है। उससे ज़्यादा समस्या है कि पैसा आने के बाद उड़ने लगते हैं लोग। ऐसा मतलब कि हम EMI पे बोलेरो ले लेगा तो पूरा भर गाँव घुमाएगा, हमसे बड़का रंगदार कौन। अब अपने धंधे में नहीं लगाएंगे। नहीं, रंगदार मतलब एक तरह से गुंडा, तो इसको शान समझ रहा है, हमरा से बड़का रंगदार कौन। मतलब समझिए क्या लेवल जा रहा है यहाँ पे। अब समझिए वहाँ के लोगों की मेंटेलिटी कैसे खराब कर रहे हैं। तो वहाँ एक तो कैपिटल खराब कर दिया लोगों के पास,
लोन, वहाँ के लोगों को अगर इनकम लोन दीजिएगा तो इनकम समझ जाते हैं उसको, मतलब लोन दे दिए ना तो वापस आना बड़ा मुश्किल है, दुश्मनी हो जाती है। अगर हम किसी को पैसा दे दिए तो देगा ही नहीं वापस। मैं एजुकेशन पे वापस आती हूँ। मैंने हाल फिलहाल देखा था, कुछ सोशल मीडिया पे आया था कि हमारे यहाँ से जो सीईओज बन गए हैं इंटरनेशनली, जो मल्टीनेशनल कंपनीज के जो सीईओ वगैरह बने हैं, अब वक्त आ गया है कि उनको पे बैक करना चाहिए। जिस मुल्क से वो आईआईटी से पढ़े, आईआईएम से पढ़े, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से पढ़े हैं, ये सब पढ़ के वो बाहर चले गए और उन कंपनीज में वो अब पोजीशंस ऑफ पावर में हैं, तो अब उनका अब वक्त आ गया कि दे शुड पे बैक टू देयर कंट्री। और पे बैक मतलब हम लोग उनको देते हैं प्रवासी भारतीय अवार्ड, ये सब अवार्ड के लिए आते हैं, पद्मा अवार्ड, ये सब अवार्ड मिलता है। वो लोग क्या कर रहे हैं अपने होम कंट्री के लिए? तो अब वक्त आ गया कि वो भी कुछ करें, कुछ बोले ना। वो ऑपरेशन सिंदूर पे कुछ बोले हैं, ना वो अपनी कंट्री में ऑपरेशन सिंदूर पे कुछ बोलें, क्योंकि अब तो वो अमेरिकन बन गए हैं या यूके के रेजिडेंट बन गए हैं। कुछ तो करें ना अपने कंट्री के लिए, आके एजुकेशन में ही इन्वेस्टमेंट करें। आप क्या समझते हैं, सही बात है? बात सही है, बट मैम अगर आप ना हर इंसान जो बड़ा एक चीज़ हम देखें, उसको कोई ना कोई एक चीज़ों को उसको हैंड ओवर कर देना चाहिए। लेट्स की कोई बड़ा आदमी है, यूरोप में चला गया, उसको एक कहें कि भैया आप एक गांव गोद ले लो, एटलीस्ट दिखे कि कितना किए हो। हाँ। पर होता क्या है ना कि वो कुछ करता है तो पता भी नहीं चलता है। जैसे अजीम प्रेम जी इतना डोनेट करते हैं, बट इतना डाइवर्स है कि किसी को ज़मीन पे दिखाई नहीं था। 22 करोड़ पर डे का टाटा फाउंडेशन कितना डोनेट करता है, लेकिन किसी को उतना ज़्यादा पता नहीं चलता है। बट ये लोग क्या है, इनके अंदर पेशेंस है, ये जानते हैं कि कंट्री का अपलिफ्टमेंट थोड़ा धीमा होता है। बट सारे लोग इतने बड़े कैपिटलिस्ट और पेशेंस वाले नहीं होते हैं। कुछ लोग को लगता है कि नहीं भैया हमने 10 लाख भी दिया तो मुझे दिखना चाहिए। तो भाई एटलीस्ट हर मेंटलिटी के लोग हैं, सबकी ज़रूरत पड़ती है। कहीं किसी मकान को बनाने में बड़ी ईंट की ज़रूरत है तो रेत की भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे। तो आप कोई चीज़ें ऐसे हैंड ओवर कर दो कि भाई अगर विदेश के हैं तो आप अपने यहाँ हॉस्पिटल में आप एक MRI मशीन डोनेट कर दो, ये कर दो। हाँ। जो कुछ हो यहाँ पे, बट उनके लिए कोई चैनल नहीं है उसके लिए। हाँ। और जो टैक्स पेयर हैं, जो इंडिया के बड़े टैक्स पेयर हैं, आप देखिएगा, आप ट्रेन में जाइएगा, रिजर्वेशन नहीं है तो आपको वहाँ एक सांसद कोटा मिलता है। हाँ। लेकिन अगर कोई बड़ा टैक्स पेयर है तो टैक्स पेयर का कोई कोटा नहीं है। अब क्यों एनहांसमेंट नहीं कर रहे उसको भी तो लगना चाहिए। आप एक ही सीट दे दो ना, उसको पैसे लेके दीजिए यहाँ पे, बट उसको लगना चाहिए कि मेरा ये है। आप किसी स्टेशन पे रेलवे उस एयरपोर्ट पे जाइए, VIP लॉन्च मिलेगा। लेकिन जिसने टैक्स दिया, जिस टैक्स के पैसे से आज देश खड़ा है, उस टैक्स पेयर की एक लिमिट बना दीजिए कि देखिए ये अपर टैक्स वालों के लिए ये है, वो उससे भी तो अच्छा लगेगा। भाई हमने दिया है इतना, हमें कोई फौज में है तो उसको लगेगा कि हमने देखो भाई हमने देश के लिए दिया है। एक फौजियों के लिए अलग लॉन्च है एयरपोर्ट पे, तो हमको नहीं लगता है कि कोई कुछ नहीं है। तो एक फौजी के लिए हम एक छोटा सा लॉन बना के दे देंगे, क्या खत्म हो जाएगा उनके लिए? तो कहीं ना कहीं हमें उसके लिए आउट देना पड़ेगा, और चीज़ें वहाँ पे हर चीज़ हम पैसे से नहीं दे सकते, कुछ मोरल रिस्पेक्ट भी होते हैं। हाँ,